नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत ही आसान भाषा में प्रश्न उत्तर के रूप में समझेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न उत्तर शुरुआत करने से पहले आप हिंद चीन के बारे में समझ लीजिए। तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 देश शामिल थे। कौन कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये क्षेत्र 5 राज्यों में बटा हुआ था। कौन कौन? तोकीन, अन्नाम, लाओस, कंबोडिया और कोचीन। तो पूरा हिंद चीन फ्रांस के अधीन था। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये जो 3 देश शामिल थे, तीनों पर फ्रांस का अधिकार था। लेकिन कुछ राज्यों पर चीनी सभ्यता का भी प्रभाव था और कुछ पर भारतीय सभ्यता का भी प्रभाव था। तो लाओस और कंबोडिया के प्रदेश पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता था, बाकी वियतनाम पर चीनी सभ्यता का प्रभाव था। इन्हीं मिलीजुली संस्कृति के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा हिंद चीन, क्योंकि कुछ चीन की सभ्यता थी और कुछ क्षेत्रों पर भारतीय सभ्यता थी, जिनके कारण इसका नाम पड़ा हिंद चीन। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले विदेशी के रूप में पुर्तगाली यहाँ पर आए। हिंद चीन में सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाली। इनके बाद हॉलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी इस देश में व्यापार करने आए। पुर्तगाली के बाद हॉलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी इस देश में व्यापार करने आए। इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि आधारित थी। प्रमुख फसल चावल थी और बागवानी कृषि में रबर, चाय और कॉफ़ी ये 3 फसल महत्वपूर्ण थी। 12वीं शताब्दी में कंबुज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो अंकोर वाट मंदिर कहलाता है, और आज भी यह मंदिर कंबोडिया में विद्यमान है। ठीक है, तो ये था पाठ की मुख्य बातें जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन एशिया महादेश का वह क्षेत्र था जो कभी फ्रांस का उपनिवेश था। यहाँ पर फ्रांस का राज्य चलता था। इस क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 देश शामिल थे हिंद चीन में। ठीक है, आपको ये भी समझना है कि इस क्षेत्र में कुछ देशों पर चीनी सभ्यता का प्रभाव था और कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसलिए भारतीय और चीनी संस्कृति के मिश्रण के कारण इस क्षेत्र को हिंद चीन कहा गया। आगे प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। या इन्हीं प्रश्नों को ऐसे भी हम कह सकते हैं, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना एवं प्रसार का वर्णन करें। तो फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्य से हिंद चीन आया। कब आया? फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्य यानी व्यापार करने के उद्देश्य से हिंद चीन आया। धीरे धीरे वे वहाँ की राजनीति में रुचि लेने लगे। फ्रांसीसी हिंद चीन में वहाँ की राजनीति में रुचि रखना शुरू कर दिया। अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए फ्रांसीसी ने अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी प्रभाव वहाँ के राजाओं पर बढ़ने लगा।
यानी फ्रांसीसी का प्रभाव धीरे धीरे हिंद चीन में बढ़ने लगा। फ्रांसीसी पादरी निडर होकर धर्म प्रचार करने लगे, किंतु उनकी गतिविधियों के कारण अन्नाम की जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। जो क्षेत्र था एक अन्नाम, वहाँ की जनता इनका विरोध करने लगी। किनका? पादरी का, जो धर्म का प्रचार करने लगे थे। जनता के विद्रोह को दबाने के लिए 1858 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने एक बड़ी सेना अन्नाम भेज दी और संघर्ष के बाद अन्नाम को फ्रांस के साथ संधि करनी पड़ी। ठीक है, जिसके अनुसार अन्नाम के 3 जो प्रमुख बंदरगाह थे फ्रांसीसी व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो इस प्रकार हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार बढ़ता गया और अंततः 1863 ईस्वी तक हिंद चीन के जो भी क्षेत्र था उस पर फ्रांसीसी का प्रभाव स्थापित हो गया। आगे चलकर 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूरा हिंद चीन अर्थात वियतनाम, लाओस और कंबोडिया किसके अधीन हो गया? तो फ्रांस के अधीन हो गया। आगे प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था? फ्रांसीसी अपना उपनिवेश हिंद चीन में ही स्थापना किया, उनका उद्देश्य क्या था? तो प्रारंभ में फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार की सुरक्षा था। फ्रांस को डच और ब्रिटिश कंपनियों से करीब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। किससे? डच और ब्रिटिश से। तो भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ चुके थे और चीन में अंग्रेज पहले से ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। तो ऐसे में हिंद चीन अर्थात वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का जो क्षेत्र था उसमें फ्रांस के लिए एक सुरक्षित व्यापारिक क्षेत्र बन गया, क्योंकि इन तीनों देशों पर फ्रांस का अधिकार था, जहां से वह भारत और चीन दोनों जगह अपने व्यापार को नियंत्रित कर सकता था। दूसरा उद्देश्य था औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। तो फ्रांस को अपने उद्योगों के लिए कोयला, टीन, जस्ता जैसे खनिजों की आवश्यकता थी, जो वियतनाम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो उपनिवेश फ्रांस के लिए न केवल कच्चे माल का स्रोत बना, बल्कि उसके तैयार माल के लिए नया बाजार भी साबित हुआ। तीनों देश लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, तीनों देश में वह बाजार भी स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना का ये दूसरा उद्देश्य था। उनका तीसरा उद्देश्य था यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार करना। तो फ्रांसीसी स्वयं को अधिक सभ्य मानते थे और हिंद चीन में यूरोपीय जीवन शैली, शिक्षा तथा धर्म का प्रचार प्रसार करना फ्रांस चाहते थे। तो इस प्रकार फ्रांस आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों का उल्लेख करें। तो फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित कर वहां आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शोषण शुरू किया। तीनों क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन का शोषण करना शुरू किया, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक शोषण किया। खेती बढ़ाने के लिए नहरों का निर्माण भी किया
जंगलों को कटवाया और कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किया। किसने? फ्रांसीसियों ने। मजदूरों से जबरन काम करवाया। इसके परिणाम स्वरूप वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया। फ्रांसीसियों ने आवागमन के साधनों का भी विकास किया। उन्होंने विशाल रेल मार्ग बनवाए। जो खाद्यान्न था उनका दोहन को बढ़ाया, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उसका दोहन किया। लोहा, टीन, जस्ता, रबर आदि के व्यापार से फ्रांसीसियां जो कंपनी थी वह अत्यधिक लाभ कमाने लगी। इसके साथ साथ फ्रांस का मुख्य उद्देश्य था हिंद चीन का फ्रांसीसीकरण करना, यानी हिंद चीन में फ्रांसीसी धार्मिक हो, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में वहाँ पर फ्रांसीसीकरण हो। इसके लिए फ्रांसीसी भाषा का प्रचार प्रसार किया। शिक्षा का जो माध्यम था वह भी फ्रांसीसी भाषा ही बनाई गई। स्कूली पुस्तकों में फ्रांसीसी की प्रशंसा लिखी जाती थी, जिससे जनता फ्रांसीसी संस्कृति से प्रभावित होने लगी। तो इस प्रकार फ्रांस ने हिंद चीन में जहां एक और व्यापक शोषण किया, वहीं दूसरी तरफ नहरों, रेल मार्ग और शिक्षा व्यवस्था जैसे कुछ सकारात्मक कार्य भी किए। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का कुछ प्रश्न उत्तर बच गया है, वह दूसरा पार्ट में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।